जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के कवानीन। ठीक है जी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी थर्मोडायनामिक्स की बुनियाद जो है वो इसी के ऊपर है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना और इसको आगे जो है आपने यानी इसको लेके चलना है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझें। सबसे पहले हम इसमें जो है 3 कवानीन हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून, और उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून, और उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स का ज़ीरोथ लॉ यानी सिफरवां कानून ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बहरहाल इन तीनों को हम डिटेल से आज डिस्कस करना चाहते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, यानी इस कानून के मुताबिक हरारत और मैकेनिकल वर्क आपस में तब्दील होते हैं, यानी हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी का एक कानून है, एनर्जी को ना पैदा कर सकते हैं और ना फना कर सकते हैं, बल्कि उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करते हैं। अब हरारत को मैकेनिकल वर्क में तब्दील करना ये जिस कानून के तहत होता है उसे हम कहते हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यानी थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून है। तो हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पूरी डिटेल में आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आईसी इंजन के अंदर, इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर। अब मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि वहाँ आपके पास मोटरसाइकिल है, उसकी टैंकी है, टैंकी में पेट्रोल है, उस पेट्रोल को आप कार्बोरेटर में ला रहे हैं, कार्बोरेटर से आप इंजन के सिलेंडर में भेज रहे हैं, इंजन के सिलेंडर में भेजने के बाद आप वहाँ उसको सक्शन करवा के कंप्रेस करवा के उसको इग्नीट कर रहे हैं यानी इग्निशन करवा रहे हैं, तो उससे हीट पैदा हो रही है। और समझ रहे हो, तो उससे हीट पैदा हो रही है। तो हीट से जो है आप उसको मैकेनिकल वर्क में तब्दील कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क में तब्दील कर रहे हो। तो सबसे पहला काम पिस्टन का क्या है, वो सक्शन करता है। सक्शन के दौरान वो हवा और पेट्रोल को अंदर ले लेता है। बार बार ये बात मैं समझा रहा हूँ, पीछे भी डिटेल से बता रहा हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ कि यानी पेट्रोल और हवा उसके अंदर इन हो गए, इन होने के बाद सक्शन हो गई, फिर कंप्रेशन हो रही है। जब कंप्रेशन हो रही है यानी पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त यानी पेट्रोल को और हवा को निकलने का कोई रास्ता बाहर जाने का नहीं मिल रहा। तो इतने बड़े सिलेंडर वॉल्यूम है उसका, और उसको कंप्रेस करके आप हवा और पेट्रोल को कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इतना प्रेशर टेम्परेचर हो जाता है कि उसको छोटी सी चिंगारी भी लगेगी तो उसे आग लग जाएगी। तो इसलिए हम सक्शन करते हैं और फिर कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन के दौरान यानी हमारा पिस्टन जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और हवा को और पेट्रोल को कंप्रेस कर रहा है, हत्ता कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और समझे, हाँ, टेम्परेचर के बढ़ने से थोड़ी सी चिंगारी उसको मिलेगी तो उसको आग लग जाएगी। अब जैसे ही उसको आप स्पार्क प्लग से यानी वो अपने यानी चिंगारियाँ फेंकता है तो उससे आग लगती है, हीट प्रोड्यूस होती है। दैट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। अब उस हीट एनर्जी में सबसे पहला काम क्या हुआ है, यानी क्यू जो है वो हीट है, और यू जो है वो सबसे पहले क्या पैदा हुई है, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आई है। यानी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। पीछे मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है एनर्जी की किस्मों के अंदर, यानी आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। उसमें फिर मैंने बताया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होती है, उसके ऊपर मैंने तफसील से बताया था आपको। यानी जब भी किसी सिस्टम को आप हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की अंदर की एनर्जी तब्दील होती है, पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है। पहले टेम्परेचर कम होता है, जैसे हीट मिलती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी एनर्जी में तब्दीली आती है, तो उससे हम कहते हैं ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो जैसे ही आप हीट देते हैं, क्यू क्या है, हीट देने से उसमें इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आती है। इंटरनल एनर्जी क्या है, काम करने की सलाहियत है वो, इसका मतलब फोर्स पैदा हो गई है जो कि पिस्टन पे लगेगी। पिस्टन पे लगने से पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा। पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को हम विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड रोटरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है U + W, वर्क भी हासिल हो गया और इंटरनल एनर्जी भी पैदा हो गई जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, दोबारा इसको सुने ज़रा गौर से। यानी इस कानून के मुताबिक हरारत और मैकेनिकल वर्क आपस में तब्दील होते हैं। हीट से हम मैकेनिकल वर्क से हम हीट हम ले सकते हैं। इसे थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून कहते हैं, और इसको इसने लिखा Q = W। Q मतलब यानी वर्क, Q हीट और W मीन्स वर्क। और इसकी मसावत क्या है, Q = U + W, यानी U का मतलब है इंटरनल एनर्जी और W का मतलब है वर्क जी। यानी जहाँ Q स्टैंड फॉर हीट, Q को हीट ज़ाहिर करते हैं, और U इंटरनल एनर्जी,
इंटरनल एनर्जी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मसावात है जो कि आपकी पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर चलेगी। Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, और W से क्या मुराद है? W इज इक्वल टू वर्क, काम, वर्क, W इज इक्वल टू वर्क। इस मसावात को हम यूँ भी लिखते हैं, यानी Q 1 से 2, Q 1 से 2 इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W 1 स्टेट 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मतलब ड्यूरिंग कंप्रेशन, जैसे ही फ्यूल को कंप्रेशन होती है उसकी एक वो पहली स्टेज है, जैसे ही यानी स्पार्क प्लग अपनी चिंगारी डालता है वो उसकी दूसरी स्टेज है, यानी हीट उसमें बढ़ रही है, टेम्परेचर उसमें बढ़ रहा है, इसलिए हम कहते हैं Q 1 से 2, पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी हरारत जब हम उसको मुहैया कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DU, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आ रही है, और W 1 से 2 यानी उससे वर्क हो रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो बहरहाल यहाँ DU से क्या मुराद है? DU इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मेरी बात समझे? यानी यूँ समझ लें, जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आएगी। पहले इंटरनल एनर्जी उसमें मौजूद थी पहले भी, लेकिन उसमें तब्दीली आएगी, वो प्लस वर्क होगा। क्या होगा? वर्क। वो फोर्स लगाएगा पिस्टन पर, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा। इसलिए पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि पिस्टन के 4 स्ट्रोक हैं। सक्शन में वो हवा और पेट्रोल को खींच लेता है, कंप्रेशन में वो कंप्रेस करता है। अब ये कंप्रेशन में जो कंप्रेस कर रहा है ये इसकी स्टेट 1 से 2 की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लिखते हैं Q 1 से 2। अब उसको हीट मिल रही है, यानी कंप्रेशन के दौरान जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि ये सिलेंडर है, मिसाल के तौर पर आपके पास गैस का कोई सिलेंडर है, अब उसको आप कंप्रेस करते हो, ऐसे छोटा कर देते हो, तो क्या ख्याल है, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आप उसको क्लोज कर रहे हो। तो ये अब इसकी जब ये यहाँ पे था ये स्टेट 1 थी, अब इसको कंप्रेस करके आप लेकर आ स्टेट 2 हो गई है, इसलिए हम लिख रहे हैं Q 1 से 2। क्यों? यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो जैसे कंप्रेशन करेंगे प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब आप जैसे ही चिंगारी उसको देते हैं आग की, ओके, यानी स्पार्क प्लग इग्निशन करता है, तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आएगी, तो उसे हम DU लिखेंगे। और इस हीट की वजह से 2 काम होंगे, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली भी आएगी, और उस इंटरनल एनर्जी में तब्दीली की वजह से, चूँकि काम जो है वो तो एनर्जी की वजह से होता है, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं होगा। तो एनर्जी कौन सी पैदा हो रही है? हीट एनर्जी। पहली हीट एनर्जी है, उसको हम मैकेनिकल में कन्वर्ट करें, ये तो बड़ी लंबी बात है। अब हम उसको अंदर से चेक करना चाहते हैं, यानी इंजन के सिलेंडर के अंदर हम ये चेक करना चाहते हैं कि यानी हीट सप्लाइड जो हुई है उससे क्या क्या काम हुए हैं। उससे 2 काम होंगे, एक इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आएगी, उस इंटरनल एनर्जी में तब्दीली की वजह से पिस्टन पर फोर्स लगेगी, पिस्टन मूव करेगा तो वर्क भी होगा। समझ गए? हाँ, यानी मैं मिसाल के कमरे में कोई चीज़ दाखिल करता हूँ, इन कर रहा हूँ, अब उससे क्या काम हो रहे हैं? तब्दीली क्या हो रही है? अंदर 2 तब्दीलियाँ हो रही हैं। हीट प्रोवाइड करने से दो तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी। एक उस जो मालिक्यूल्स हैं पेट्रोल के और हवा के जो मालिक्यूल्स हैं उसके अंदर यानी तरतीब में तब्दीली आएगी, ठीक है। टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, पहले टेम्परेचर कम होगा तो बढ़ जाएगा, प्रेशर कम होगा तो बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम जो है पहले बड़ा हुआ था तो छोटा हो गया, तो उससे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी में तब्दीली हुई है। फिर उस इंटरनल एनर्जी की तब्दीली की वजह से वो फोर्स पैदा हो गई है, वो एनर्जी पैदा हो गई है जो कि पिस्टन को पीछे धकेल रही है, तो उससे हमें वर्क भी हासिल हो रहा है। इसलिए हम लिखते तो वर्क ही है, लेकिन 1 स्टेट 2 का मतलब है 1 से 2, यानी पहली हालत से दूसरी हालत में पिस्टन चला गया। समझ गए? तो इसलिए हम कहते हैं या दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू U प्लस W। लेकिन जब हम इसको मज़ीद आगे चलाते हैं तो DU प्लस W 1 स्टेट 2, Q 1 स्टेट 2 लिखा होगा, Q 1 से 2, आप समझ जाएँ कि ये हरारत सप्लाइड हो रही है, हीट सप्लाइड। अब इसको हम जब लिखेंगे ना Q 1 से 2, इसको लिखेंगे Q 1 से 2, तो इसको हम लिखेंगे हीट सप्लाइड। क्या लिखेंगे? हीट सप्लाइड। अब ये हीट सप्लाई हुई है 1 से 2 दूसरी हालत में, और W 1 से 2 यानी वर्क डन हुआ है। अब इसको वर्क नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे वर्क डन,
यानी एक हालत से दूसरी हालत में जो वर्क हुआ है, अगर नीचे लिख ले बेशक स्टेट 1 से 2, 1 स्टेट 2, समझे। तो अब ये एक इक्वेशन मिल गई है आपको, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का मजमूआ है हीट सप्लाइड। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें, हीट सप्लाइड इनपुट है, हीट सप्लाइड क्या है, इनपुट है, उसकी आउटपुट क्या है, du प्लस वर्क डन, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली और वर्क डन दोनों, समझ गए। यानी आप किस चीज़ को इनपुट देंगे तो उससे आउटपुट लेंगे ना। इनपुट आप क्या दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाइड आप कहाँ से कर रहे हैं, वो फ्यूल लिया, उसको कंप्रेस किया, फिर आपने स्पार्किंग प्लग जो लगा हुआ है आपका, उससे आपने उसको चिंगारी दी, आग सप्लाई हुई, उससे हीट पैदा हुई, यानी हीट ने जाकर अपना काम आगे करना है। अब इनपुट तो वो है, चिंगारी देना इनपुट में आ गया, हीट सप्लाइड हो गई, उससे क्या काम होगा, अंदर की इंटरनल एनर्जी तब्दील होगी, उसकी वजह से काम होगा। तो इसे हम कहते हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स का यानी जितना भी हमारा काम है वो इसी कानून पर है। तो इसके बाद सेकंड के ऊपर है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा एक बात ये आप ध्यान में रखें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक कानून के बाद दूसरा कानून कब बनता है, जब उसमें पहले में क्या हो, प्रॉब्लम हो, फिर दूसरा कानून बनता है। ये अब ये आइन चलते हैं ना, 1973 का आइन है, तो उसमें फिर तरमीम होती है, कहते हैं ना ये 17वीं तरमीम है, ये 19वीं तरमीम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उस आइन में कुछ कमी बेशी करने की ज़रूरत पड़ी है, तरमीम करते हैं। तो दूसरा कानून उस वक्त पेश होता है जब पहले में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। पहला जो साइंसदान था, उसने इंजीनियर जो था, उसने ये कानून दिया Q इज इक्वल टू W, ये उसने मसावत दे दी। ये जब ये मसावत उसने दे दी, अगले ने आने वाले ने कहा ना नो ये Q इज इक्वल W नहीं होता। इसका मतलब ये है कि Q जो है वो इनपुट है और W आउटपुट है, ये हीट है, ये वर्क है। इन इस मसावत से ये शो हो रहा है कि हरारत और काम क्या है, आपस में बराबर हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, कभी इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं होती। मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ तो क्या ख्याल है, आप मुझे उतनी आउटपुट देंगे, नहीं देंगे, कमी ज़रूर होगी। आप किसी सिस्टम को इनपुट दें और वो उतनी आउटपुट दे, ऐसा नहीं होता। इसलिए फिर अगले साइंसदान ने आकर इसके ऊपर थोड़ी तरमीम की और इसे बताया कि आपने जो ये जो मसावत दी है Q इज इक्वल टू W नॉट इक्वल टू W, इसमें फिर दो साइंसदानों ने काम किया, एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और एक है क्लासियस स्टेटमेंट। दो साइंसदानों ने अलग अलग आके स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट का मतलब बयान दिया। तो थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून की दो स्टेटमेंटें हैं। नंबर एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक है जी, पहली ये स्टेटमेंट है और दूसरी है क्लासियस स्टेटमेंट। उसकी स्पेलिंग देखिएगा, क्लासियस की क्या स्पेलिंग है, क्लासियस स्टेटमेंट। जी दिखाओ मुझे, स्पेलिंग पूछ रहा हूँ तो घंटा लगाएगा इसके ऊपर। केल्विन प्लांक क्लासियस, CLAU, क्लासियस स्टेटमेंट। यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो स्टेटमेंटें हैं, दो साइंसदानों ने उसके ऊपर काम किया है। एक का नाम है केल्विन प्लांक और एक का नाम है क्लासियस, ठीक है जी। इन दोनों ने आकर अपने अपने बयानात दिए। पहले ने क्या बयान दिया वो मैं लिखता हूँ। यानी इसी कानून को, यानी इसको समझाने के लिए, इसको मज़ीद वेरीफाई करने के लिए उन्होंने समझाया। केल्विन प्लांक ने आकर ये कहा कि भाई आपने तो ये कह दिया कि हीट और वर्क आपस में बराबर होते हैं। उसने कहा नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा, हमारे पास कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसमें जितनी इनपुट हो उतनी आउटपुट हो। पहले ही मैंने आपसे कह रखा है पेट्रोल की और एफिशिएंसी है, यानी पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, 25 से 30%, 70% लॉसेज हैं। और इसी तरह दूसरा जो डीजल इंजन है उसकी कितनी एफिशिएंसी है, 30 से 40%, तो 60% लॉसेज हैं। तो केल्विन प्लांक ने आकर ये कहा
कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो कि क्लासिक यानी साइक्लिक प्रोसेस पे काम करे और उसे जितनी हम हीट दें उतना ही उससे वर्क हासिल हो, तो ऐसा कोई इंजन नहीं है। अब ये मैं लिखता हूँ यहाँ आपके सामने स्टेटमेंट, यानी कैल्विन ने क्या स्टेटमेंट दी, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को तो आप जानते हैं, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बयान। कैल्विन प्लांक साइंसदान का नाम है जिसने उसको बयान दिया। वो कहता है, क्या कहता है कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी, ये कहता है कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं बना जो साइक्लिक प्रोसेस पे काम करे। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस पर कोई भी इंजन ऐसा नहीं बना जो साइक्लिक प्रोसेस पर काम करे और उसकी इनपुट का मतलब हीट, इनपुट यानी हीट, और आउटपुट यानी वर्क, यानी काम, आपस में बराबर हों। यानी साइक्लिक, ये कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने आके ये कहा कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं बना, यानी हीट इंजन जितने भी हमारे हैं जो कि साइक्लिक प्रोसेस पर काम करें और उसकी इनपुट और आउटपुट आपस में बराबर हो। इसने आगे उसकी थ्योरी को मतलब कहा, थ्योरी ठीक है आपकी कि हरारत और मैकेनिकल आपस में तब्दील होते हैं, लेकिन उसने जो इक्वेशन दे दी उससे गलती हुई। उसने कहा Q इज़ इक्वल टू W, तो फिर उसने अगर उस पर काम किया और कहा कि नहीं, Q इज़ नॉट इक्वल टू W, बल्कि क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट आपस में बराबर नहीं होती, बल्कि एनर्जी का बहुत सा हिस्सा फ्रिक्शन वगैरह में सर्फ हो जाता है। यानी जितनी हम उसको इनपुट देते हैं उतनी हमें आउटपुट नहीं मिलती, बल्कि बहुत सारा हिस्सा हमारा एनर्जी का, पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हीट जो पैदा हो रही है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें और हम वर्क को कैलकुलेट करें तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होते, बल्कि उसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी जो है वो पावर मुंतकिल करने में जो है सर्फ हो जाती है, फ्रिक्शन में सर्फ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो है हमारी जो Q और W आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए इसने कहा कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी इंजन ऐसा नहीं बना जो साइक्लिक प्रोसेस पर काम करे और उसकी इनपुट जो है यानी हीट और आउटपुट यानी वर्क आपस में बराबर हों, और बल्कि एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा जो है फ्रिक्शन वगैरह में यानी ज़ाय हो जाता है। तो इसने फिर ये मसावात को यानी रिजेक्ट किया कि Q जो है Q नॉट इक्वल टू W, कि Q जो है W के इक्वल नहीं होता, बल्कि बहुत सारा हिस्सा हमारा जो है वो लॉसेज में यानी कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम यानी एनर्जी का लॉ ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी में कमी का कानून भी इसको कहते हैं, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट है उसे हम जो है एनर्जी डिग्रेडेशन, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी में कमी का कानून भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी में कमी आती है। तो इसने यहाँ तक इसने छोड़ दिया। फिर अगले साइंसदान ने आगे कहा चलो ये बात तो आपकी ठीक है। फिर एक और आया क्लासियस स्टेटमेंट। उसने फिर आगे अपना स्टेटमेंट दी। उसने कहा आपकी ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरी बात भी सुनो, वजह और भी है, वजह और बताई। इसने आकर कहा, इसने क्या कहा, ये क्लासियस ने आकर कहा कि भाई बात ये है, ये बात तो आपकी ठीक है कि हीट और वर्क आपस में बराबर नहीं होते। इसकी एक वजह तो ये है कि फ्रिक्शन वगैरह, हाँ जी,
फ्रिक्शन वगैरह में कमी होती है या जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन क्लासियस ने आकर कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसके साथ एक और इशू भी है कि इन्होंने कहा आके कि हीट जो है जब ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म में मुंतकिल होती है, हीट ठंडे से गर्म में मुंतकिल होती है तो उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ती है, और गर्म से ठंडे में खुद ब खुद मुंतकिल होती है। ये वजह है जिसकी वजह से हीट और वर्क आपस में बराबर नहीं है। क्या मकसद ये कि पेट्रोल जो है वो एक ठंडा जिस्म है, यानी वो ऑलरेडी एक मतलब ठंडी चीज़ है। ठंडी चीज़ को गर्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, यानी आपने सक्शन करवानी है, कंप्रेशन करवानी है। अब ये आप पेट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी हीट जो है गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ खुद ब खुद मुंतकिल होती है। अगर जिस्म आपका गर्म है उसके साथ ठंडी चीज़ आप अटैच करें तो वो हरारत मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप ठंडा जिस्म है उसको हीटअप करना चाहते हैं तो फिर तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपके पास पानी है, पानी ठंडा है, तो ठंडे को गर्म करने के लिए क्या करोगे? आपको अलग से हीट देनी पड़ेगी, अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? हाँ जी, वो भी तो कहीं ना कहीं से लोगे ना। तो इसने कहा कि हीट जो है, हरारत जो है गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जो है वो खुद ब खुद मुंतकिल होती है। लेकिन अगर ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म की तरफ आएंगे तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी का बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ पर भी होता है। तो ये इसने कहा है, यानी क्लासियस स्टेटमेंट ने क्या कहा इसने, मैं लिख के देता हूँ जी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में बग़ैर किसी बैरूनी ताकत के मुंतकिल होती है। यानी हरारत जो है गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में खुद ब खुद मुंतकिल होती है, खुद ब खुद मुंतकिल होती है, जबकि ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म में मुंतकिल करने के लिए, जबकि ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म में मुंतकिल करने के लिए इजाफ़ी काम की ज़रूरत होती है, इजाफ़ी काम या इजाफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से Q जो है नॉट इक्वल टू वर्क डन। यानी उसके कानून को इसने मज़ीद वाज़ेह किया कि इस वजह से जो है हरारत जो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है। मेरी बात समझे? हाँ, केल्विन प्लैंक ने आकर ये बताया कि हीट और एनर्जी आपस में जो आपने कानून दिया है, इसमें वर्क और हीट को आपने बराबर कर दिया। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट बराबर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे इसने कहा कि वजह यह है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस पे इंजन काम करे तो उसकी हीट और एनर्जी वर्क आपस में बराबर नहीं होते, बल्कि बहुत सारा हिस्सा जो है हमारा फ्रिक्शन में, बहुत सारा हिस्सा पावर मुंतकिल करने में ज़ाय हो जाता है। इसलिए Q नॉट इक्वल टू वर्क डन। अगले साइंसदान ने अगर कहा कि हाँ एक बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात है कि हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में खुद ब खुद मुंतकिल होती है, लेकिन ठंडे जिस्म से गर्म में मुंतकिल करवाना हो तो आपको काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उस पर भी एनर्जी सर्फ होगी। इस वजह से Q इज़ नॉट इक्वल टू वर्क डन। ओके, यानी हरारत और वर्क डन आपस में बराबर नहीं है, बल्कि मसावत तो ठीक है। इस मसावत से आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं Q इज़ इक्वल टू U प्लस W। हम इसी को ही कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली तौर पर, ये मतलब हमारी मसावत चलती है। लेकिन इस मसावत के ऊपर उसने कहा कि इज़ नॉट इक्वल टू वर्क डन, वर्क के इक्वल नहीं है। इसके बाद एक और साइंसदान है, उसने आकर अपना एक और कानून पेश किया जिसे हम कहते हैं ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बुक में किताब ये बात लिखी हुई है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, यहाँ भी नोट कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो साथ ही मैं आपको अगला कानून समझा देता हूँ जिसे हम कहते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, इसमें एक बात जहन में रखें कि बुक के ऊपर जो है ना वो पहले लिखा हुआ है ज़ीरोथ लॉ, फिर लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ, फिर लिखा हुआ है सेकंड लॉ। लेकिन मैंने आपको क्या किया है, पहले फर्स्ट लॉ पढ़ाया, फिर सेकंड पढ़ाया, फिर ज़ीरोथ पढ़ाया। तरतीब ये है। इनके बाद जो है एक और साइंसदान आया, उसने कहा कि भाई इसने अपनी स्टेटमेंट दी, ठीक है।
जब इसने स्टेटमेंट दी तो फिर उन्होंने सोचा कि इस कानून का नाम क्या रखें। इसने क्या स्टेटमेंट दी, इसने कहा कि अगर दो अजसाम आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी उनका टेम्परेचर सेम है, तो तीसरे के साथ भी सेम होना चाहिए। अगर दो अजसाम आपस में हरारती तवाज़ुन में हैं, यानी हीट इक्विलिब्रियम में है, तो वो तीसरे जिस्म के साथ भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मैं ये तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, तो आपको समझ लगेगा कि ज़ीरोथ लॉ क्या है और इसको ज़ीरोथ लॉ का नाम क्यों दिया। हालांकि ये पहले फर्स्ट कानून पेश हुआ, फिर दूसरा पेश हुआ, दूसरे के बाद तीसरा पेश होना चाहिए था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन इसको ज़ीरोथ पे लाया। मैं इसकी ज़्यादा डेफिनेशन लिख लूँ, फिर आप इसको समझने की कोशिश करें। जी, इस कानून के मुताबिक अगर दो अजसाम आपस में हरारती तवाज़ुन में हूँ तो वो तीसरे जिस्म के साथ भी हरारती तवाज़ुन में होंगे। ये इसने स्टेटमेंट दी। इसे थर्मोडायनामिक्स का सिफरवां कानून कहते हैं, ज़ीरोथ लॉ, सिफरवां कानून। इस कानून को बुनियादी तौर पर टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, इसने कहा अगर दो अजसाम आपस में हरारती तवाज़ुन में हों तो वो तीसरे जिस्म के साथ भी हरारती तवाज़ुन में होंगे। अब ये स्टेटमेंट थी और इस कानून को बुनियादी तौर पर टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसने आकर पहले वाले को और दूसरे वाले को बताया कि पहले वाला ये कह रहा है कि हीट और वर्क आपस में बराबर हैं, दूसरे वाला ये कह रहा है कि हीट और वर्क आपस में बराबर नहीं है। उसमें उसने अपनी वजह बताई, कैल्विन प्लांक ने कहा ये मसला है और क्लासियस ने कहा ये मसला है, इस वजह से हीट और वर्क आपस में बराबर नहीं होते। तो तीसरे ने कहा भाई बात तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि हीट है कितनी, ताकि इनपुट का पता चलेगा तो आउटपुट का पता चलेगा। तो पहले आप टेम्परेचर मेजर करें। तो इसने जब ये कानून पेश किया कि ये तो पहली चीज़ है कि आपको ये पता हो कि इनपुट कितनी है, इनपुट का पता होगा तो आउटपुट का पता होगा। आप 10 रुपये लगा रहे हैं, आगे आपको पता है मैं 10 लगा रहा हूँ तो 10 के 20 मिलेंगे आउटपुट। अब 10 के 10 मिलेंगे तो 100% एफिशिएंसी है, 10 के 8 में 5 मिलेंगे तो 50% एफिशिएंसी है। तो इसने कहा सबसे पहली बात यह है कि इनपुट तो बताएं कि हीट कितनी है। हरारती तवाज़ुन का मतलब कि उनमें देखें कि हरारत कितनी है। हाँ जी, इसलिए उसने कहा कि इस कानून को बुनियादी तौर पर टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम हर सिस्टम में उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो चेक करें। मैं थोड़ा सा मज़ीद बताता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पर कहता है ये इसने ये कहा, फर्स्ट कर ले ये एक बॉडी है जिसका नाम हमने ए रखा हुआ है, और इसी तरह एक यहाँ बॉडी है जिसका नाम हमने फर्ज कर लें हमने इसका बी रखा हुआ है, और एक और ये बॉडी है इसका नाम हमने सी रखा हुआ है। अगर दो बॉडियाँ मतलब ए और सी मिसाल के तौर पर आपस में, ये ए और सी आपस में हरारती तवाज़ुन में हूँ। हरारती तवाज़ुन का मतलब ये है कि हीट इक्विलिब्रियम, यानी उनका टेम्परेचर सेम हो। टेम्परेचर क्या हो, मिसाल के तौर पर ये एक इंजन सिलेंडर है आपके पास और एक इंजन सिलेंडर ये है। यहाँ इग्निशन टेम्परेचर फर्ज कर लें भाई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिसाल दे रहा हूँ, इतना कम ज़्यादा हो सकता है। और इसका भी क्या है भाई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों जिस्म आपस में क्या है, हरारती तवाज़ुन में है, यानी इनका दोनों का टेम्परेचर सेम है।
तो इसने कहा कि अगर दो अजसाम आपस में हरारती तवाज़ुन में हों तो ये जो दोनों अजसाम है तीसरे जिस्म के साथ भी क्या होंगे, हरारती तवाज़ुन में होने चाहिए। यानी आपस में जब ये इनमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ये इसने कहा यानी दो अजसाम आपस में हरारती तवाज़ुन में हों तो वो तीसरे जिस्म के साथ भी हरारती तवाज़ुन में होंगे। इसे हम सिफरमा यानी कानून कहते हैं। तो इसने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ, इंजन सिलेंडर के अंदर जब इग्निशन हो रही है तो इग्निशन में टेम्परेचर हो रहा है, उसको टेम्परेचर को मेजर करके फिर पता चलेगा ना हीट कितनी गई है। वहाँ हीट एनर्जी पहले मिलेगी तो फिर हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी कितनी है, वर्क कितना है, उससे भी पता चलेगा। तो इसने कहा बुनियादी बात यह है कि आप हीट की बात कर रहे हैं, पहले टेम्परेचर मेजर करें। क्या करें, टेम्परेचर मेजर करें, उससे पता चले कि हीट कितनी है, फिर हमें काम कितना मिला है। तो इसलिए उसने फिर ये कानून दिया कि आप टेम्परेचर कैसे मेजर करें। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, जैसे आपकी कारें हैं या बड़ी गाड़ी हैं, तो उसमें एक इंजन है, इंजन तो मतलब है, उसमें मल्टी सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। हाँ जी, जो बड़ी गाड़ियाँ हमारी उसमें ये नहीं है कि एक ही इतना बड़ा इंजन लगा हुआ हो, बल्कि अलग अलग जो है हमारे सिलेंडर हैं, उस सब में जो है पेट्रोल जा रहा है, उस सब में डीजल जा रहा है, फिर उन सब में यानी सक्शन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हो रही है, और उन सब की पावर शाफ्ट में मुंतकिल हो रही है। तो 8-10 यानी सिलेंडर लगे हुए हैं, तो उन सब की पावर जो है मुंतकिल होकर शाफ्ट पर आ रही है, तो बड़ी गाड़ी उसको खींच के लेके जा रही है। जैसे कि हमारी रेलवे है, हाँ जी, जितनी ट्रेनें चल रही हैं वो उसमें ये सिस्टम चल रहा है। तो उसने कहा अगर आप एक जो है इग्निशन टेम्परेचर एक सिस्टम का चेक करते हो, फर्ज कर लो उसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर दूसरे का चेक करते हो, तो कहने लगा सबका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबका क्या हो, सेम, क्योंकि सारे एक जैसे साइज़ के हैं, सारे सबका सिस्टम एक जैसा है, तो सबका टेम्परेचर सेम हो। तो इसने अगर कहा कि सबसे पहला और बुनियादी मसला ये है कि आप सबसे पहले टेम्परेचर मेजर करें, आप अपनी इनपुट मेजर करेंगे, इनपुट कितनी है, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी आउटपुट कितनी है। ओके, तो इसलिए इसे हम टेम्परेचर मापने का कानून भी कहते हैं। क्योंकि इसने थर्ड पे ये कानून पेश किया, तो अब उन्होंने कहा ये तो बुनियादी चीज़ है, यानी ये तो पहले आनी चाहिए, यानी ये पहली हो, ये चीज़ पहले हो, यानी टेम्परेचर पहले मेजर हो, इनपुट पहले मेजर हो, फिर पता चले इनपुट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, फिर पता चले कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए बजाय इसको थर्ड लॉ कहने के उन्होंने कहा फिर इसके एक के बाद पीछे चले जाएं, एक के बाद पीछे कहाँ जाएं, ज़ीरो कर दें। क्या करते हैं, इसलिए इसको कहा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का सिफरवां कानून। यानी पहले ये असल में पेश बाद में किया उसने, लेकिन उन्होंने कहा ये बुनियादी चीज़ है, इसको पहले रखें, फिर फर्स्ट लॉ को रखें, फिर थर्ड लॉ को, सेकंड लॉ को रखें। समझे? तो ये टेम्परेचर मापने का बेसिक हमारा ये जो है वो कानून है, सिफरवां कानून। और इसमें ये बात उसने कही है कि दो अजसाम अगर आपस में हरारती तवाज़ुन में हों तो वो तीसरे जिस्म के साथ भी हरारती तवाज़ुन में होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि एक का टेम्परेचर कुछ है और किसी का कुछ है। आपका जितने भी सिस्टम है ना, आपके इग्निशन टेम्परेचर मेजर होते हैं। अभी मोटरसाइकिल पर तो आप चेक नहीं करते, तो आप किक लगाते हो चल रहा है, लेकिन जहाँ इंजन बन रहा है, डिज़ाइन हो रहा है, वहाँ ये चीज़ें चेक हो रही हैं। इग्निशन टेम्परेचर कितना है, उसमें पहला टेम्परेचर कितना था, दूसरा कितना था, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली कितनी आई है, वर्क कितना हासिल हुआ है, ये सारी बातें वहाँ डिज़ाइनिंग में वो चेक करते हैं थर्मोडायनामिक्स वाले। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं, यहाँ टेम्परेचर कितना है, इसका कितना है। हाँ जी, इसी तरह फिर सिलेंडर को बढ़ा दिया, फिर वर्क कितना हो गया। अब जो CD70 जो है वो छोटा सिलेंडर है उसका, हाँ जी, उसमें छोटा पिस्टन लगा हुआ है, आपका काम जो है वो हो रहा है। अगर आप 100 पे जाएंगे तो उसका सिलेंडर और बढ़ जाएगा। हाँ जी, और अगर आप 125 पे जाएंगे तो उसका सिलेंडर और बढ़ जाएगा। अगर आप उससे ऊपर 150 पे जाएंगे तो उसका सिलेंडर और बढ़ जाएगा। आप ऐसे बढ़ते जाएँ 500 सीसी पे चले जाएँ तो 500 सीसी के लिए ये नहीं है कि इतना बड़ा सिलेंडर बना दें, नहीं, उसके लिए फिर मल्टी सिलेंडर है, एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, सब में फिर वो आ रहा है पेट्रोल, डीजल, जो भी चीज़ है, फिर उस सब में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट हो रही है, उन सब की पावर जा रही है। तो ये कहता है अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का भी 1000 है, दरमियान में एक तीसरा पड़ा हुआ है, तो उसका भी क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उसको ठीक किया जाए, चेक किया जाए। अच्छा, ये सारे टेम्परेचर फिर मेजर भी होते हैं, पता भी चलता है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ उनमें आ रहा होता है कि आपके इंजन सिलेंडर का इग्निशन टेम्परेचर इतना है, उसका इतना है, उसका इतना है।
तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये था कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि ये टेम्परेचर मापने का बुनियादी उसूल है, बुनियादी कानून उसने दिया कि इस कानून के मुताबिक अगर दो अजसाम आपस में हीट इक्विलिब्रियम में है, हरारती तवाज़ुन में है, तो वो तीसरे जिस्म के साथ भी हीट इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। इसे हम सिफरमा कानून कहते हैं और इसे टेम्परेचर मापने के लिए हम बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि इसने बाद में पेश किया तो बजाय थर्ड लॉ कहने के इसको उन्होंने ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह दिया। ओके, इसके बाद एक टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फिर फर्स्ट लॉ वाले ने जिसने कानून पेश किया था Q = W, वो फंस गया। उसने कहा मैंने मसावत तो दे दी है, लेकिन फिर उसने लिमिटेशंस की अपने। मिसाल के तौर पर मैं कोई थ्योरी पेश कर देता हूँ तो उसके ऊपर मेरे ऊपर तो फ़ौरन बातें आएंगी कि आप बताएं इसका क्या क्या सबूत है। जब मैं सबूत नहीं दे सकूँगा तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मेरा कानून इस मकसद के लिए इससे ऊपर नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये एक टॉपिक है, पहले कानून की लिमिटेशन। फिर उसने अपने आप को लिमिटेड किया, उसने कहा ये जो मैंने मसावत दी है ना Q = W या Q = U + W, ये जस्ट थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिकली कंसर्न ना करें। पहली बात उसने ये की। दूसरी उसने ये की कि मैंने जो आपको ये मसावत दी है Q = W, आप ये कंसिडर करें कि इंजन जो है वो फ्रिक्शन लेस है, तो उसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी ना भाई इसमें फ्रिक्शन की वजह से आउटपुट और इनपुट बराबर नहीं होते, फिर उसने कहा अच्छा यूँ है कि मेरा कानून तो ठीक है, हीट और वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, और हीट से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन पैदा हो रहा है, लेकिन आप अगर कहते हो कि ये मसला है, फिर उसने अपने आप को लिमिटेशंस किया। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये इम्तिहान में सवाल आता है कि कौन कौन सी लिमिटेशन हैं। उसमें एक नंबर पे ये लिमिटेशन है कि मेरा जो कानून है वो जस्ट थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल तौर पर नहीं है। दूसरी ये है कि ये जो मेरा कानून है इसमें मैंने ये कानून इसलिए जब पेश किया तो मैंने इंजन को फ्रिक्शन लेस समझा कि उसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं है और पूरी एनर्जी मुंतकिल हो रही है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके, यानी इस मसावत को इस्तेमाल करके किसी सिस्टम का यानी हीट या उसकी इंटरनल एनर्जी चेक करना चाहेंगे तो आप उसको फ्रिक्शन लेस समझेंगे, आप उसको 100% एफिशिएंट समझेंगे। सही है, तो उसके बाद उसने लिमिटेशन इसको लिमिटेड करके अपने आप को जो है बचाया। तो बहरहाल यानी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और ज़ीरोथ लॉ, तो फर्स्ट मेरे ख्याल में बहुत हो गए और आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? क्यों जी, कोई एनी क्वेश्चन जी? चलें फिर इसको लिख लें।